हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सीटेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 29 दिसंबर 2022 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्थूल पेशीय कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे पास, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज़ को आड़ा टेढ़ा जिग जैग तरीके से काटना, या धागे में माला पिरोना, या खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, खंबे की तरफ फुटबॉल से लात को धकेलना। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चों का विकास से डैश की ओर बढ़ना है। बच्चों का विकास वो डैश से डैश की ओर बढ़ता है, ये बताना है। तो केंद्र से हाथ पांव की ओर, पैर से सिर की ओर, विशिष्ट से सामान्य, या फिर जटिल से सरल। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चों का विकास होता है वो केंद्र से हाथ पांव की तरफ बढ़ता है, मतलब सिर से पैर। इसमें पैर से सिर दे रखा है, लेकिन जो बच्चों का विकास होता है वो कैसे होता है, वो सिर से पैर की तरफ। यहाँ पे सिर होना चाहिए और यहाँ पे पैर। पहले सिर का विकास होता है और बाद में पैर का विकास, लेकिन इसमें सिर से पैर की ओर नहीं दे रखा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, केंद्र से हाथ पांव की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कथन दे रखा है, बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। यह कारण है। फिर परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प बताना है इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन है हमारे पास, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों क्या है, सत्य हैं। ठीक है, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। और परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, ये भी क्या सही बात है। और ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये फर्स्ट वाले की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, संरक्षण, अनुकर्मकता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, या तर्क अनुप्रयोग। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। अगला प्रश्न है हमारे पास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं के श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है हमारे पास, डैश का उपयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे बताना है ऑप्शंस कौन सा आएगा। ऑप्शन है हमारे पास, स्कैफोल्डिंग, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा, या फिर समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कीमा। यहाँ पे आएगा स्कीमा। स्कीमा का उपयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की मानसिक अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है। तो ऑप्शन है हमारे पास, परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, या औपचारिक परंपरागत। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व परंपरागत। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब छात्र किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक छात्रों को किस तरह स्कैफोल्डिंग
स्कैफोल्ड प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास उनमें असफलता का भय उत्पन्न करके, या उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न को कुछ विकर्षण जोड़कर, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, या उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। देखिए निरुत्साहित नहीं करना है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ विकर्षण जोड़कर ये भी नहीं करना है। उन्हें असफलता का भय, तो भय तो बिल्कुल उत्पन्न नहीं करना है बच्चे के अंदर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान देकर क्या होगा, इसका फोल्डिंग प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रस्तावित विचार का सही युग्म चुनिए। तो ऑप्शन है हमारे पास लेव वाइगोत्स्की, सांस्कृतिक साधन, हावर्ड गार्डनर, जी घटक बुद्धि। इनमें से बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर दे रखा है, लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक साधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यही हमारा क्या सही युग्म है। हावर्ड गार्डनर, जी घटक, ये भी हमारा गलत ऑप्शन दे रखा है। जीन पियाजे, पार्ड, ये भी गलत ऑप्शन दे रखा है। लॉरेंस कोल्बर, संवेगात्मक परिपक्वता, ये भी क्या हमारा गलत ऑप्शन दे रखा है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है। तो ऑप्शन है हमारे पास ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, या विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान सृजन की चाह। अगला प्रश्न है हमारे पास मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार मधुलिका उच्च स्तर की डैश बुद्धि है। तो ये बताना है इनमें से कि किस है। देखिए नृत्य और योग की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, शारीरिक बुद्धि। ठीक है, शारीरिक गति बुद्धि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा करेक्ट आंसर होएगा, शारीरिक गति बुद्धि। अगला प्रश्न है हमारे पास एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपनी शंकाएं व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह सीधे डैश का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो अध्यापक हैं वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऑप्शंस में से बताना है। लिंग सशक्तिकरण, लिंग समानता, लिंग पक्षपात, या लिंग प्रतिस्पर्धा। तो लिंग पक्षपात क्या कर रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, केवल लड़कों को अवसर दे रहे हैं प्रश्न पूछने का, तो क्या हो रहा है, लिंग पक्षपात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं डैश का परिणाम है। तो इनमें से बताना है। ऑप्शन है हमारे पास केवल आनुवांशिकता का परिणाम है, केवल पर्यावरण का, या आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का, न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण का। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का परिणाम है। अगला प्रश्न है हमारे पास आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन इनमें से कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास आकलन केवल मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होना चाहिए, मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों के निष्पादन तुलना का विशिष्ट स्तर मानकर उपयोग करते हैं, या अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास अपसारी चिंतन, ओपन एंडेड प्रश्न, या वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, या वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल हो। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन शामिल। यह मतलब कि ओपन एंडेड प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए, ओपन एंडेड प्रश्नों का चयन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है हमारे पास, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है हमारे पास, मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िबद्धताओं का अभाव, या अगम्य अवसंरचना, या विविधता पर विचार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विविधता पर विचार। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभिकथन दे रखा है, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। तो इसका क्या कारण है, ये कारण देखना है। इनमें से पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो सही विकल्प बताना है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या फिर ए सही है लेकिन आर असत्य है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो हमारा सही दे रखा है, लेकिन ऑप्शन हमारा कारण हमारा गलत दे रखा है कि पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो ये हमारा गलत दे रखा है, इसलिए ए हमारा सही है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पठन वैकल्य किस प्रकार की अक्षमता है? देखिए पढ़ने की बात हो रही है ना, पठन वैकल्य इस प्रकार की क्षमता है। तो अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यावहारिक, या गत्यात्मक। तो ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा और गत्यात्मक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम विशिष्ट की अक्षमता है। ठीक है, पठन वैकल्य। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, वातावरण में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाधित संप्रेषण। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो ऑप्शन है हमारे पास, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, या मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, या विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। उपेक्षा नहीं करनी है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल भी नहीं करना है, केवल कि सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरी करेंगे, ये भी नहीं करना है। और स्टैंडर्ड निर्देश तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अधिगम तब तक अर्थपूर्ण होता है जब तक विषय वस्तु को डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, संदर्भहीन, अप्रासंगिक। देखिए दोनों हमारे गलत ऑप्शन दे रखे हैं, अप्रासंगिक और संदर्भहीन। ठीक है, तो बहुत ही अमूर्त या फिर संयोजित। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयोजित। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस समय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो ऑप्शन है हमारे पास, सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थी को तर्क जानने चाहिए, विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के निर्देश देने चाहिए, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना है, कंठस्थ करने पर क्या जोर नहीं देना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि किस किस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। दोस्तों
तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट दे रखे हैं। विद्यार्थियों के सीखने के लिए तत्परता, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का भी ध्यान रखना चाहिए और विद्यार्थियों के द्वारा चयनित अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इसमें क्या हमारे करेक्ट दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रमेश विज्ञान के विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। तो वह डैश को बढ़ावा देना चाहता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि किस किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहता है। तो ऑप्शन है हमारे पास वैज्ञानिक तर्क, सही बात है, वैज्ञानिक तर्क को बढ़ावा देना चाहते हैं। तार्किक चिंतन, कंठस्थीकरण, ये नहीं करना है। और निष्क्रिय अनुकृति, देखो निगेटिव वर्ड दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों हमारे ऊपर के क्या करेक्ट आंसर दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। तो ऑप्शन है हमारे पास व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं या खोज, अन्वेषण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्याख्यान। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभिकथन दे रखा है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थी को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जब आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है और फिर कारण क्या बता रखा है इसमें कि बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए, ठीक है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के बजाय, ठीक है, या क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो जब आंतरिक की बात हो रही है तो बाह्य रूप से अभिप्रेरित नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट दे रखा है और दूसरा हमारा क्या गलत ऑप्शन गलत दे रखा है। कारण कथन हमारा सही है और कारण हमारा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है। तो ऑप्शन है हमारे पास कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान, अनुरूप चिंतन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यात्मक स्थिरता। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास अधिगम, है सहायता, मस्तिष्क सुघट्यता, उच्च स्तरीय स्वअस्मिता या संबद्धता का अभाव। तो किसको ये उसके अधिगम को प्रभावित करेगी, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम असहायता। अगला प्रश्न है हमारे पास, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता उत्पन्न करे या उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, उन्हें अप्रासंगिक निगेटिव वर्ड दे रखा है सूचनाओं के माध्यम से विकसित करे, केवल निगेटिव वर्ड दे रखा है, उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की सहायता करे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसमें क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा निगेटिव वर्ड दे रखा है, सफलता की चिंता उत्पन्न करे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, ठीक है। अवधारणाओं को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि वे अवधारणाएं उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को
क्रियाशील करें। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, घोषणात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान क्या करता है, ठीक है, ये बताना है। किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है या युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है। मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है या समस्या समाधान की प्रक्रिया में इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। घोषणात्मक ज्ञान क्या है, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।